तो आज बात करते हैं उस कहानी की कि कैसे पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुस्लिम देश बना जिसके पास एटम बॉम्ब आया। ये कहानी सिर्फ एक बॉम्ब बनाने की नहीं है, बल्कि इसमें महत्वाकांक्षाएं हैं, जबरदस्त जासूसी है और उस दौर की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बिछी हुई शतरंज भी है। ये शब्द थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के, और इन शब्दों से ये साफ जाहिर हो गया था कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अपना एटम बॉम्ब बनाना चाहता है। ये जिद और भी बढ़ गई जब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो इस पूरी कहानी का हीरो या कहें विलन कौन था? चलिए मिलते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से, एक ऐसा साइंटिस्ट जो आगे चलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर बनने वाला था। तो AQ खान की कहानी शुरू होती है भारत के भोपाल से, लेकिन बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया और फिर किस्मत उन्हें यूरोप ले गई, जहां उन्हें एक बेहद हाई सिक्योरिटी वाली न्यूक्लियर कंपनी यूरेनको में नौकरी मिल गई। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि बॉम्ब कैसे चुराया गया, एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में फ़र्क होता है। सीधी सीधी बात यह है कि हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से करीबन 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब बनाया था, जबकि भारत हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की क्षमता रखने का दावा करता है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी असली चोरी पर। और ये चोरी हुई थी यूरोप की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों में से एक में। देखिए, खान का काम यूरेनको में जर्मन भाषा के दस्तावेजों को डच में ट्रांसलेट करना था। सुनने में ये एक साधारण काम लगता है, लेकिन इसी काम ने उन्हें उन टॉप सीक्रेट डिजाइन्स तक पहुंचा दिया जो G1 और G2 सेंट्रीफ्यूज के थे। ये वही मशीनें थीं जो बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को प्रोसेस करती हैं। ये कोई जल्दबाजी में की गई चोरी नहीं थी, ये एक पूरा सोचा समझा 4 स्टेप का प्लान था। पहले उन्हें 16 दिनों के लिए अकेले उन सीक्रेट दस्तावेजों पर काम करने का मौका मिला। फिर उन्होंने सारे ब्लूप्रिंट्स कॉपी कर लिए। लेकिन सबसे बड़ी चालाकी थी स्टेप 3 में। उन्होंने सिर्फ रेसिपी नहीं चुराई, बल्कि उन 100 से ज्यादा कंपनियों की लिस्ट भी चुरा ली जो बॉम्ब बनाने का सामान सप्लाई करती थी, और फिर एक डिप्लोमेट के जरिए उन पुर्जों को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी चोरी सिर्फ एक इंसान के बस की बात नहीं होती। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उस वक्त दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था और पॉलिटिक्स की शतरंज पर कुछ बड़े दांव पेच खेले जा रहे थे। सब कुछ एक ही समय पर हो रहा था। मई 1974 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करके पाकिस्तान को वजह दे दी। कुछ ही महीने बाद खान ने भुट्टो को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो ये काम कर सकते हैं। अगले ही साल वो सारे सीक्रेट्स लेकर भाग निकले। और फिर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तान अचानक अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी दोस्त बन गया। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब नीदरलैंड की पुलिस खान को गिरफ्तार करने ही वाली थी, तो कथित तौर पर CIA ने उन्हें रोक दिया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना ज़रूरी हो गया था कि उन्होंने एक परमाणु चोर को नज़रअंदाज करना बेहतर समझा। जब अमेरिका ने थोड़ा बहुत दिखावा करते हुए पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध लगाए, तो AQ खान ने दुनिया के सामने ये ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों के पास न्यूक्लियर हथियार हों तो ठीक, लेकिन अगर हम बनाएं तो हम शैतान हैं। तो अब खान के पास ब्लूप्रिंट्स थे और एक तरह से जियोपॉलिटिकल कवर भी। वो पाकिस्तान वापस लौटे और उनका एक ही मकसद था, इन कागजों को एक असली काम करने वाले हथियार में बदलना। पाकिस्तान आते ही खान ने पूरे प्रोग्राम को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे नाम दिया प्रोजेक्ट 706। उन्होंने बाकी सभी साइंटिस्ट को किनारे कर दिया और सिर्फ उसी तरीके पर काम किया जो वो यूरेनको से चुरा कर लाए थे। और देखते ही देखते 1984 तक पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बॉम्ब बना भी लिया था, लेकिन उन्होंने इसका टेस्ट नहीं किया, इसे दुनिया से छुपा कर रखा। पूरे 14 साल तक ये बॉम्ब एक सीक्रेट बना रहा। पाकिस्तान को डर था कि अगर दुनिया को पता चला तो अमेरिका से मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। लेकिन फिर मई 1998 में भारत ने एक के बाद एक कई न्यूक्लियर टेस्ट किए और इसने सब कुछ बदल दिया। अब पाकिस्तान पर अपनी ताकत दिखाने का भारी दबाव था, और भारत के टेस्ट के ठीक 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी चगाई की पहाड़ियों में अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए और पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
पाकिस्तान में जो शख्स एक नेशनल हीरो बन चुका था, अब वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला था। खान ने जो टेक्नोलॉजी चुराई थी उसे उसने एक ब्लैक मार्केट के जरिए बेचना शुरू कर दिया। और खरीदार कौन थे? नॉर्थ कोरिया, ईरान और लिबिया। मतलब एक अकेले इंसान ने पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा कई गुना बढ़ा दिया। पाकिस्तान के इस बॉम्ब को एक नाम भी मिला, इस्लामिक बॉम्ब। ये नाम पश्चिमी देशों ने दिया था क्योंकि ये पहला मुस्लिम बहुल देश था जिसके पास न्यूक्लियर हथियार थे, और इस नाम से इसका जियोपॉलिटिकल महत्व और भी बढ़ गया। तो आज की तारीख में हालात क्या हैं? ये आंकड़े देखिए। रूस और अमेरिका के पास आज भी हजारों हथियार हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है भारत और पाकिस्तान। इतने सालों की इस रेस के बाद आज दोनों देशों के पास लगभग बराबर संख्या में न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। तो ये कहानी थी एक आदमी की जिसकी जिद ने एक देश को न्यूक्लियर पावर बना दिया। पर ये एक सवाल भी छोड़ जाती है, जब इतने बड़े और खतरनाक सीक्रेट्स अब और सीक्रेट्स नहीं रह पाते, तो दुनिया का भविष्य कैसा होगा?